नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। आज जी न्यूज के स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं जिनकी जल्द बड़े पर्दे पर एंट्री होने वाली है। देखिए, आज हमारे साथ फिल्मी जगत के दो बड़े नाम हैं जिनके साथ हम खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले दिविता जुनेजा, जिनकी जल्द ही पर्दे पर एंट्री होने वाली है और फिल्म का नाम है हीर एक्सप्रेस। फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने पारिवारिक विरासत के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो लड़की बिना रुके बिना थके अपनी मंजिल को पाती है और अपने साथ साथ परिवार के सपनों को भी पूरा करती है। तो हीर एक्सप्रेस की लीड एक्टर दिविता जुनेजा मेरे साथ मौजूद है और साथ ही फिल्म के निर्देशक उमेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद है जी न्यूज के स्टूडियो में। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। 8 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हो रही है और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए एक बर्थडे गिफ्ट है क्योंकि मेरा बर्थडे 8 अगस्त को आता है। तो दिविता, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रही हूँ, इस फिल्म में दर्शकों के लिए क्या है और एज अ गिफ्ट मेरे लिए क्या होगा? इस फिल्म में दर्शकों के लिए ये है कि एक फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है और अगर आप फैमिली से जुड़े हुए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ के किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और इस फिल्म में ये फिल्म आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और काफ़ी एंटरटेन करेगी। एंड आपके लिए बर्थडे गिफ्ट ये होगा कि एक पंजाब की लड़की कैसे अपने माँ के सपने पूरे करने के लिए लंदन जाती है। तो आपके लिए और जितनी भी लड़कियां ये इंटरव्यू देख सकती हैं, आई थिंक एक ही मैसेज है कि हार्ड वर्क इज़ द की और बिना मेहनत के कोई भी सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल, मेरे को इंतजार रहेगा अपने बर्थडे गिफ्ट का। उमेश जी, ये फिल्म का आइडिया आपको कहाँ से आया? ये स्टोरी आइडिया मेरे पास संजय ग्रोवर लेकर आए थे, जो गुलशन जी के बेटे हैं। फिर हम लोगों ने उसको डेवलप किया, उसका स्क्रीन प्ले बनाया, डायलॉग्स बनाए और फिर हम देखते थे कि इसको कैसे आगे लेकर जाए। और ये फिल्म में मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो नई लड़की की थी। ऐसा नहीं था कि कोई जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है उसमें से किसी को कास्ट करूँ। आई वांटेड अ फ्रेश फेस। तो फिर मेरी रॉयल हंट शुरू हो गई वो उस लड़की को ढूंढने की। और फिर मुझे एक अवार्ड फंक्शन में दिविता मिली, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फेस लगा। देन आई थॉट कि इनको ऑफिस बुलाता हूँ, मैं उनको बात करता हूँ उनसे कि एक्टर बनना चाहती है कि नहीं। तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही इंक्लाइंड थी। देन आई गेव हर 2-3 सीक्वेंसेस कि आप ये 2-3 सीक्वेंस है उस पर आप परफॉर्म कीजिए। और मैंने बहुत छोटा ब्रीफिंग दिया था और मैंने कहा था यू इम्प्रोवाइज ऑन योर ओन, अपने आप से इम्प्रोवाइज करके इसको सीन बना के लेकर आओ। एंड देन शी केम अप विथ हर स्क्रिप्ट एंड उसने 12-15 मिनट का परफॉर्म किया एंड आई लव्ड इट। आई सेड कि मुझे मेरी हीर जो थी वो मिल गई। वेरी नाइस दिविता, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दिविता जुनेजा जो है एक एक्ट्रेस के साथ साथ बहुत टैलेंटेड है पढ़ाई के मामले में। खास तौर पर जब वो 12th में थी उन्होंने यूपी में टॉप किया था, आई थिंक 98% जी। और उसके बाद उन्होंने टॉप करने के बाद एक्टिंग का करियर चुना। मैं दिविता आपसे ज़रूर ये समझना चाह रही हूँ कि जब अगर खास तौर पर मेरे तो नहीं आए थे 98%, लेकिन अगर किसी के भी 98% 12th में आते तो वो ज़रूर बड़े होकर सोचता है कि यार हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। बचपन से सोचा था एक्टर बनना है या सर ने जब ऑफर किया उसके बाद सोचा? तो मैं बचपन से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ काफ़ी इंक्लाइन रही हूँ और मैंने बचपन में लाइक द फर्स्ट 12 years ऑफ माई लाइफ मैंने कथक सीखा है एंड मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूज़िक सीखा है। एंड उसके बाद मैंने थिएटर किया है फॉर 3 years इन चंडीगढ़। एंड आई थिंक वो एक्टिंग का जो इंक्लिनेशन थी मेरी लाइफ में वो थिएटर से स्टार्ट हुई। एंड मैं आलिया भट्ट मैम से काफ़ी इंस्पायर्ड हुई जब आई वॉज यंग, जब उनकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी। आई थिंक दैट जस्ट चेंज्ड समथिंग इन मी। और जब मेरी सर से मुलाकात हुई तो आई थिंक गॉड जस्ट प्लान्ड इट इन दिस वे फॉर मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। पेरेंट्स का सपोर्ट मिला इस चीज़ के लिए कि क्योंकि ऑब्वियसली आपने ये 12th में इतने अच्छे मार्क्स से पेरेंट्स चाहते होंगे कि शायद उनका ड्रीम कुछ और होगा कि हमारी बेटी इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, तो पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो मेरे फादर है मिस्टर संजीव जुनेजा, ये उनका सपना था एक्टर बनने का। एंड आई थिंक मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे मौका मिला है उनका सपना पूरा करने का। और ये डीएनए में या तो ट्रैवल हो गया कि मेरा भी इंटरेस्ट एक्टिंग में ही है। और मेरे मॉम का, मेरे भाई का और मेरे फादर का एंड जितने भी मेरे आसपास फैमिली और मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हमेशा से सिंस day 1 बहुत सपोर्ट किया एंड आई एम वेरी लकी फॉर दैट।
उमेश जी, क्योंकि हमने अभी तक की जितनी मूवीज देखे हैं, आमतौर पे हम जब बॉलीवुड में मूवीज देखते हैं वो मेल सेंट्रिक मूवीज होती हैं जी। लेकिन आपने एक ऐसी मूवी बनाई जो पूरी तरीके से, जब आप टीजर देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो पूरी वुमेन एम्पावरमेंट मूवी वाली है, कि हाँ देख के लग रहा है कि वुमेन सेंट्रिक जिसे कहा जा सकता है। ये आइडिया कैसे आया? आपको नहीं लगा कि क्या ये बॉक्स ऑफिस पर चलेगी इतनी सेंट्रिक मूवी? इनफैक्ट मेरे लिए ये कंप्लेन थी कि ओ माय गॉड में भी कोई एज अ मेन लीड लड़की नहीं थी। 102 नॉट आउट में तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो इनफैक्ट ये था कि आप क्यों नहीं करते हो। तो ऑफ कोर्स मेरे जहन में ये बात थी कि वुमेन एम्पावरमेंट वाली कोई एक फिल्म बनाए जो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो और लोगों तक ये बात जाए कि, क्योंकि क्या है कि आजकल का जो यूथ है वो बहुत ही बिकॉज ऑफ गैजेट्स और वॉट एवर दे आर वेरी डिस्कनेक्टेड विद देयर फैमिली। तो ये हमेशा से रहा था कि कैसे ये वैल्यूज जो है उसको वापस हम लेकर आए। और उसमें एक स्ट्रगल की बहुत प्यारी कहानी मिली, जो स्ट्रगल है पर ऐसी स्ट्रगल नहीं है कि जो आपको बोर करे। बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें शी इज प्लेइंग अ मल्टीटास्किंग उसका कैरेक्टर है। तो वो उस पर हम आएंगे आगे कि उसमें वो क्या क्या करती है फिल्म में। नॉर्मली कोई होती है लड़की तो सिर्फ ऐसे होती है कि सिर्फ या पढ़ना चाहती है या कोई एक चीज़ करना चाहती है। तो इसमें हम लोगों ने मल्टीटास्किंग रखा है। तो शी नोज हॉर्स राइडिंग ऑल्सो, शी इज़ अ मैकेनिक ऑल्सो इन द फिल्म, शी इज़ अ वेरी गुड शेफ ऑल्सो इन द फिल्म। सो बहुत सारे शेड्स को लेकर और एक माँ का सपना पूरा करना है, तो कैसे वो पंजाब से लंदन जाती है। तो बहुत प्यारी कहानी है और उसमें जो हर्डल्स आएंगे वो जेन्युइनली एंटरटेनिंग भी है, म्यूजिकली भी हमारी फिल्म जो है वो बहुत ही है, जिसमें बहुत सारे गाने। सर, जब आपने टीजर सोशल मीडिया पर डाला तो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी नीचे, लोगों ने लिखा कि ये बागवान का जेंजी वर्जन आ रहा है क्या? डेफिनेटली आई वुड से जेंजी वर्जन, क्योंकि हमेशा से मुझे लगा कि ये फैमिली फिल्म का एक मार्केट है। जिस तरह से पूरा मार धाड़ वाला अभी जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, तो इवन 20-25 साल पहले भी ये माहौल था कि एक्शन मूवी थी, पर साथ में अब हम आपके कौन देखो या मैंने प्यार किया देखो या आप बागबान देखो जो आपने जिक्र किया। तो ऐसी फिल्मों का भी एक अपना एक खुद का एक मार्केट होता है और उसका ऑडियंस होता है। सो जैसे 102 नॉट आउट में आई ऑलवेज सॉ कि 3 जनरेशन एक साथ फिल्म देखने जा रही थी। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म में भी ऐसी गुंजाइश है कि 3 जनरेशन एक साथ भी देखने जाएगी, तो आई मीन दे लव इट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उमेश जी, क्योंकि आजकल जो मूवीज या ओटीटी सीरीज आ रखी हैं वो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं दे पा रहे हैं, और आपने कोशिश की, हम चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी सफलता हो देवता। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि सर फैमिली वैल्यूज की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, आज के समय में हम देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, क्या आप ये मानते हैं कि लोग अपनी फैमिलीज को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, उन्हें इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे, बाकी फ़ोन, गैजेट्स, एप्पल, इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है? तो मेरी समझ ये कहती है कि जो हमारे पास होता है वो उसको हम वैल्यू नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं होता उसके लिए हम भागते हैं। एंड दिस इज़ द केस विद फैमिली। आई थिंक हम में से बहुत ज़्यादा लोग अपनी फैमिली को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, थिंकिंग कि हमारे साथ हमेशा रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक फैमिली से ज़्यादा सपोर्टिव आपके लिए और कोई नहीं हो सकता, और लोग रियल लाइफ से ज़्यादा जुड़ रहे हैं और रियल लाइफ से दूर जा रहे हैं। ये बात आप मानती हैं कि? डेफिनेटली मानती हूँ। और मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना भी चाहिए कि रील में और रियल में जो है क्या अंतर है। मैं आपका एक डायलॉग है मूवी का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इतने अच्छे से नहीं बोल पाऊंगी ऑब्वियसली, कि लंदन में प्रीतो दा ढाबा लगेगा तो मजा हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि एक तो सबसे पहले आप दर्शकों के लिए एक बार वो डायलॉग बोले, और क्या थॉट था उस वक्त माइंड में जब ये डायलॉग पढ़ा गया, कितना मुश्किल था? और क्योंकि ऑब्वियसली यू आर फ्रॉम पंजाब, मतलब ढाबा, खाना, ये सब कुछ लिंक्ड है, तो एक बार अगर हमारे दर्शकों के लिए वो डायलॉग बोल के सुना पाए। मैं एक्चुअली 2 डायलॉग बोल के सुनाती हूँ। पहला है, मेरी माँ का नाम इंटरनेशनल हो जाना है जी, इंटरनेशनल। और दूसरा है, जब मैं अपने को एक्टर प्रीत कमानी के साथ एक फर्स्ट बैंटर जो हमारी है वो ये है कि हमारे पिंड में ना छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा काम खुद कर लेते हैं। सो दिस इज लाइक द हीर पंजाबी कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग। So yes, and she's very versatile. She's very वो भी बोलता हूँ चबली, प्रीतो दा ढाबा वाला। हाँ, तो मेरी माँ का नाम ना इंटरनेशनल हो जाना है, और जब ये प्रीतो दा ढाबा लंदन में छाएगा ना तो जी मज़ा आ जाना है। वेरी नाइस यार, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड है कि इतनी छोटी सी उम्र में आप इतनी शानदार एक्टिंग कर रहे हो, और मुझे सर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बड़े बड़े एक्टर्स को जो है टक्कर देने वाली है। डेफिनेटली शी इज अ फ्यूचर, आई मस्ट
एडमिट राइट नाउ कि इसने, मैं ज़्यादा उसके मुंह पे तारीफ करता नहीं हूँ, पर मैं एडिट देख कर मुझे हमेशा ये लगता था कि लगता ही नहीं है कि ये पहली फिल्म कर रही है। हाँ, थैंक यू। मतलब इतनी मेहनत इसने की है और हमारा सिर्फ गाइडेंस रहता है, पर जो इवेंचुअली जो पर्दे पे दिखता है उसकी मेहनत तो रहती है। तो उसने बहुत मेहनत की है और आई एम श्योर कि ये बहुत बड़ा फ्यूचर है। सर क्योंकि जो फिल्म का नाम है हीर एक्सप्रेस, बचपन से आपने हर किसी ने सुना है हीर यानी रांझा, लेकिन ये हीर एक्सप्रेस कहाँ से आया? मतलब जब ये मूवी का नाम ही आया था तो हर कोई हैरान रह गया था कि यार हीर एक्सप्रेस ये क्या है? एक्सप्रेस इज ऑल अबाउट ट्रेन, हीर इज ऑल अबाउट रांझा, मतलब ये दोनों को साथ लाने का संगम कैसे हुआ? क्योंकि इसका ऐसा है कि हीर मत का जो हीर रांझा का भी अगर आप रेफरेंस लेते हो तो प्यार की कहानी है, करेक्ट। और एक्सप्रेस इसलिए जोड़ा गया है कि जर्नी की बात है, आपकी जिंदगी का जो मुकाम आप पाना चाहते हो और थ्रू प्यार आप कैसे उसको पाते हो। तो कोई भी हर्डल आए लाइफ में, कितनी भी मुसीबतें आए, आप हंसते खेलते अगर उसको पार करते हो तो ज़रूर वो ज़िंदगी आप वापस मुड़ के देखते हो तो बहुत ही ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी जी। अगर आप रोके ही टूट गए या हार गए तो वो ज़िंदगी का महत्व नहीं है। तो मुझे हमेशा से लगता था कि हीर एक्सप्रेस जो प्यार से सबके दिल कैसे जीतती है, वो कहानी हमें बतानी है। देवता, क्योंकि आपका एक गाना है जो अभी लॉन्च हुआ है, वे रांझा, राइट जी। बहुत ट्रेंड कर रहा है। मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पर लोग रील्स बना रखे हैं, रोते हुए हंसते हुए प्यार के साथ, अपनी मॉम के साथ, हर कोई बना रहा है। मैं चाहूंगी अगर आप दर्शकों के लिए, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, एंड मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए अगर आप 2 लाइन गुनगुना सके तो। जी। पहला कदी चढ़े आना ऐसा कोई नशा वे, बदल ही गई सारी आब हवा वे, फुल हुस्ना दा होया मालो माल वे, मेरा कजरा भी बने गुलाल वे, सटा दिल उते वजियां वे रांझना। वेरी नाइस। मुझे प्रॉपर लग रहा है कि आप आलिया भट्ट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हैं, क्योंकि वो भी जो है सिंगिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सर, मैं थोड़ा सा मूवी से हटकर जाती हूँ, मैं आपकी कुछ पुरानी मूवीज़ पर आती हूँ। उमेश जी, ओ माय गॉड, मतलब इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्म, इतनी शानदार फिल्म, घर घर में आज भी देखी जाती है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये दिखाई गई कि भगवान ने इंसान बनाया था और इंसान ने भगवान के नाम पर धर्म की आड़ में उन्हें बेचना शुरू कर दिया। क्या आप ये मानते हैं कि आज के समय में जो है धर्म के नाम पर सिर्फ लोग पैसा कमा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मान रहा हूँ, इसीलिए मैंने फिल्म बनाई थी। हाँ। तो वही वजह है, पर अभी अवेयरनेस इतनी हो गई है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ओ माय गॉड के बाद अवेयरनेस आई है, अदरवाइज भी अवेयरनेस इतनी आई है कि लोग अच्छे बुरे का फर्क जो है वो अभी जानने लगी है। तो जो ओ माय गॉड में भी यही मैसेज था कि आप गॉड लविंग बनो, गॉड फियरिंग नहीं। जब तक आप गॉड फियरिंग रहते हो तब तक ये जो बिजनेस या जो धंधा है वो चलेगा, पर अगर आप गॉड लविंग हो जाओगे तो आपका वो जो डर भगवान से नहीं है, तो फिर आप वो सब चीज़ों में नहीं मानोगे जो अंधश्रद्धा है। हाँ, बिल्कुल देवता, क्योंकि एक सवाल जो बार बार बॉलीवुड में खास तौर पर आता है, शब्द आपने भी सुना होगा, नेपोटिज्म। जी। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? मैं नेपोटिज्म के बारे में ये समझती हूँ कि अगर कोई एक लड़का या लड़की एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिनके पेरेंट्स एक्टर हो या डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, एंड उनका भी शौक एक्टिंग में ही हो, तो उन पर नेपोटिज्म का टैग लग जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अनफेयर है, बिकॉज वो अपने पेरेंट्स को डिसोन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज उन्हें वो टैग नहीं चाहिए। एंड डेफिनेटली भगवान ने उन्हें वो प्रिविलेज दिया है कि उनकी ऐसी फैमिली में जन्म हुआ, एंड जो हम आसपास देखते हैं उसी में हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। एंड वो छोटे होते से यही देख रहे हैं, एक्टिंग, स्क्रीन, सिनेमा, गाने। तो आई थिंक नेपोटिज्म जो टैग है वो थोड़ा अनफेयर है। बट डू यू बिलीव कि नेपोटिज्म की वजह से कहीं ना कहीं जब आप स्क्रीन पर एंट्री करते हो तो शुरुआत में ही आपको एक बहुत बड़ी फिल्म या बहुत बड़ी एक ऐसी स्क्रीन मिल जाती है, ब्लॉकबस्टर फिल्म मिल जाती है, जो आपको पता होता है कि हाँ ठीक है, इसके बाद तो हम पीछे कभी मुड़कर नहीं देखेंगे। जी, ऐसा है, ऐसा डेफिनेटली है। एंड पर या मुझे ये एक ही कहना है कि
वो आपको पहला ब्रेक मिल जाएगा, उसके बाद Yeah. तो आपको ही प्रूव करना है। बिल्कुल। दैट्स क्योंकि ऑडियंस जो है वो इतनी शार्प है, वो इतना कंटेंट देखती है कि अगर आप में वो बात नहीं है, या जो भी लड़का लॉन्च हुआ है या लड़की लॉन्च हुआ है, अगर उसमें वो ज़ील या जो एनर्जी चाहिए वो नहीं होती है, तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स दे आर प्रिविलेज, दे आर लकी, Yeah. बट दैट डजंट मीन कि ये उनके लिए भी इजी है। इनफैक्ट दे आर बीइंग कंपेयर्ड विद देयर Yeah. पेरेंट्स, तो वो भी उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। एंड मुझे, क्योंकि आपने तो सर ऐसे बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम भी किया है जिन्होंने पहली फिल्म जरूर बड़े ब्लॉकबस्टर करी, लेकिन उन्हें बाद में प्रूफ करना पड़ा जी। कि वो कहाँ से आ रहे हैं। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले लास्ट के मैं 2 सवाल आपसे पूछूं। देवता, मैं चाहूंगी कि अगर कोई एक और गाना जो आलिया भट्ट का आपका फेवरेट हो, जो आप हमारे दर्शकों के लिए गा पाए, जस्ट बिकॉज कि आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, हम चाहेंगे हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, कोई भी एक गाना या जो आपका फेवरेट गाना हो। जी, आई विल ट्राई अनुपमा। श्योर। सो आलिया भट्ट मैम का एक गाना मुझे बहुत पसंद है। मैं कोशिश करूँगी। या एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है, हो सद मुरादे सुनी फब्बत गुम है, गुम है, गुम है। आउटस्टैंडिंग यार, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, उमेश बहुत जी, अच्छा। मुझे लगता है कि अगली बार एक्टर्स के साथ साथ आपको ये भी सारे कराओगे गाने क्या? जो हैं वो देवता से ही, एक तो सबसे बड़ी बात है पैसा बचेगा, और इतना शानदार ये गाना गाती हैं। अरे हमारे शूटिंग के बाद भी जब शाम को हम बैठते थे तो ऐसे ऐसे गाने सुना रही थी, हाँ। तो मुझे लगा कि यार मुझे पहले और पता होता तो पहले मैं पता होना इतना चाहिए था। करता ही नहीं। हाँ सर, क्योंकि जब मैंने तो ऑब्वियसली फिल्म सेट्स नहीं देखे हैं, स्टूडियोज देखे हैं, बट मैं हर किसी एक्टर एक्ट्रेसेस से हमेशा ये सवाल पूछती हूँ कि एज अ डायरेक्टर सबसे ज्यादा आपको किसने सेट पे परेशान किया है? ये फिल्म में या ओवरऑल? इस फिल्म में, इस फिल्म में। इस फिल्म में एक्चुअली परेशान तो किसी ने नहीं किया। हाँ। इनफैक्ट कुछ ब्रिटिश एक्टर्स भी ये फिल्म में हैं, हाँ। और थोड़ा उनको कन्वे करने में, हमारे इमोशंस कन्वे करने में थोड़ा मुझे डिफिकल्टी मुझे लग रहा था। Yeah. उन्होंने परेशान नहीं किया था, बट इवेंचुअली इमोशंस जो है वो इतने यूनिवर्सल होते हैं कभी कभी। वो मुझे जब वहाँ मैं उनके साथ काम किया तो पता चला कि वो यूनिवर्सल इमोशंस जो होते हैं बहुत यूनिवर्सल होते हैं, वो इमीडिएटली पिकअप कर लेते थे। तो इनफैक्ट मेरा काम वो लोगों ने आसान कर दिया था समझ के। हाँ देवता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स के मैंने इंटरव्यूज देखे हैं जो खासकर हमारे लेजेंड्स जो हैं, जब वो अपने शॉट देते हैं तो वो जाके एक बार जरूर टीवी के पीछे देखते हैं कि शॉट कैसा रहा। जी। आप करती थी ये चीज? मैं करती थी, मैंने काफ़ी बार किया है। उमेश सर ने मुझे हमेशा डांटा है कि ऐसे नहीं करना, बट बिकॉज ये मेरी डेब्यू फिल्म है, वो थोड़ा सा जो नर्वसनेस Yeah. है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने ठीक बोला है, मेरे हाथ कैसे चल रहे हैं, हाँ. वो सब देखने के लिए मैंने मॉनिटर चेक हाँ. किया है। नॉट इन एवरी शॉट बट मोस्ट ऑफ द शॉट्स। बट सर अब मना क्यों कर? नहीं, मना नहीं, ऐसा था कि कभी कभी क्या होता है कि मुझे जो अगर परफेक्ट शॉट मिल गया है, हाँ। और जब उसकी मतलब मुझे लगता था या। कि इसमें अच्छा नहीं हुआ है, तो मैं जरूर बुलाता था हाँ। कि देखो यहाँ और इम्प्रोवाइजेशन की और इम्प्रूव होने की यहाँ पे गुंजाइश है, हाँ। सो यू डू इट, एक और टेक करके वो कवर अप कर लो। हाँ। जैसे कभी बहुत नेचुरली कोई बड़े से बड़ा एक्टर हो तो भी एक हल्का सा फंबल कभी आ जाए, Yeah, exactly. या किसी का ओवरलैप हो जाए, ऐसा नहीं कि हम ही फंबल करें, किसी का ओवरलैपिंग हो जाए, तो वो देखने के लिए, कभी कभी पोजिशनिंग के लिए, बिकॉज इट्स वाज हर फर्स्ट फिल्म, तो कभी कभी होता है कि जो पोजिशनिंग होती है जो फिल्म की, कि आपको यही मार्क पे आके खड़े हो रहना है, ये करना है, Yeah. तो वो जो है ऑफ कोर्स पहले 2 दिन ही ये तकलीफ हुई थी, तीसरे दिन से शी वाज लाइक बैटिंग लाइक अ सचिन तेंदुलकर। हाँ। सो वो बहुत अच्छा था। हाँ। पर पहले 2 दिन थोड़ा उसको समझाने के लिए ऐसा था। ये परख एक डायरेक्टर के अंदर ही हो सकती है कि यार कैसे करना है यहाँ पे, बिकॉज मैंने अनिल कपूर सर का एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं हर शॉट के बाद जाके जो है पीछे मॉनिटर में देखती हूँ। दिस इज द रीजन मैंने आपसे सवाल पूछा। देवता, ये आपकी डेब्यू फिल्म है। अब मेरा एक आखिरी सवाल आपसे छोटा सा ये है कि अब आगे कितनी फिल्म्स और साइन करनी है, और कौन सा बड़ा ऐसा एक्टर है जिसके साथ देवता जुनेजा काम करना चाहते हैं कि बस भाई इनका ऑफर आ जाए, आई विल साइन? तो ये बहुत ही जेनरिक साउंड करने वाला है, बट ऐसा एक एक्टर अगर जो हैं जो जिनसे मैं बहुत छोटे होते मिली थी, और शायद तभी से मेरा ये सपना था उनके साथ काम करने का, तो अगर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अगर मुझे कभी मिस्टर शाहरुख खान सर के साथ मौका मिले काम करने का, आई थिंक दैट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, एंड ड्रीम से भी बढ़कर।
और मैं अभी के लिए बहुत प्रेजेंट में हूँ बिकॉज यू नो ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग फॉर मी विद मी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ अभी बट मैं बस इन सबको अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही हूँ। आपने कहा शाहरुख खान सर के साथ काम करना आपका मैनिफेस्ट है और एंड वी होप और हमें लगता है हम पूरे श्योर हैं कि ऐसा होगा, जल्द से जल्द होगा। लेकिन दिव्यता, मैं इंटरव्यू खत्म करने वाली थी लेकिन मेरे पीसीआर ने मुझे एक डिमांड रखी है कि आपको शाहरुख खान सर इतने पसंद है, हमारे पीसीआर में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पसंद है, वो चाहते हैं कि एक गाना अगर आप उनका गा दें बिकॉज वो बहुत फैन हो गए आपकी आवाज के। Oh my God. कोई भी गाना। कौन सा शाहरुख खान सा? There are so many. Okay. आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, आँखों में तेरी अजब सी हवाएं हैं, हो दिल को बना दे जो कसम, वो मेरी जो हवाएं हैं। There are so many songs and I'm just एंड मुझे लगता है अब शाहरुख खान सर आपको साइन कर लेंगे ये देखने के बाद, क्योंकि जी न्यूज़ तो वो भी देखते होंगे एंड डेफिनेटली वो आपको साइन कर लेंगे। दिव्यता, अब जब आप निकलती हैं, क्योंकि पहले भी आपको लोग ऑब्वियसली जानते थे एज अ 12th टॉपर के नाम से, अब जब आप घर से निकलती हैं लोग पहचानते हैं, आते हैं कि यार चलो लेट्स टेक अ सेल्फी? आई थिंक दैट टाइम स्टार्टिंग नाउ बिकॉज आज जैसे कि हमारा पहला दिन है प्रमोशंस का, तो आज ही वो सब कुछ स्टार्ट हो गया है, सेल्फीज एंड ऑल ऑफ दैट, और ये बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मैं उस कहता भी हूँ कि सपने जैसा लग रहा है ना कि जैसे ड्रीम चल रहा है। हाँ। So she's saying yeah, मैंने बोला ये जल्दी सच भी होगा। हाँ। हम लोग कभी ऐसे कहीं से गुजर रहे हैं तो कहीं थिएटर दिख जाता है, सिनेमा कोई मॉल में, तो शी वाज सेइंग कि यहाँ पे अपना भी पोस्टर होगा। आई सेड अभी ये होगा ही, क्योंकि अभी ये सर मेरे पास सवाल बहुत सारे लेकिन समय की कमी है मेरे पास। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस मूवी में हमने देखा प्रीतो दा ढाबा का जिक्र हो रहा है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि प्रीतो दा ढाबा, आई थिंक शी इज योर मॉम प्रीतो, तो क्या उनका ढाबा लंदन में खुलेगा या नहीं खुलेगा? खुलेगा, जरूर खुलेगा। हाँ। और इनफैक्ट ये फिल्म के बाद जेन्युइनली वहाँ पे एक ढाबा खुलेगा जिसका नाम प्रीतो होगा, क्योंकि इतना उसको जिस तरह से हमने संवारा है, वो ड्रीम को जिस तरह से हमने पूरा करवाया है, तो डेफिनेटली अपने आप में ये ब्रांड बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि लोग एक्सपेक्ट करेंगे इस मूवी के बाद कि उमेश सर जो है इसका पार्ट 2 भी लेकर आए और उसमें शायद कोई और सपना हो, कोई और मैनिफेस्टेशन हो, और हो सकता है कि आप ही के मैनिफेस्टेशन हो कि शाहरुख खान सर के साथ काम करना, वो कैमियो करे। आई होप ऑल द बेस्ट आपकी मूवी के लिए। 8 अगस्त को ये मूवी आ रखी है। मैं अपने सारे दर्शकों को बता दूं, आपको अपने पास के थिएटर में जाना है, मूवी देखनी है, रिव्यूज देने हैं और ज़्यादा सोशल मीडिया पर इन्हें टैग करके इन्हें बताना है कि आपको मूवी कैसी लगी। मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि जो ट्रेलर टीजर हमने देखा है वो बहुत शानदार था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Zee News.